हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली है। तो कम समय में पूरी इंफॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। भारत की क्रैश लैंडिंग हो जाए इसकी कोशिश इस वक्त हर तरफ से की जा रही है। अमेरिका ने 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया है, तो ये एक तरह से आर्थिक जंग का ऐलान है। चाइना हमेशा से ही भारत का दुश्मन रहा है, लेकिन अभी वो कह रहा है हिंदी चीनी भाई भाई। तो क्या वहां भी जंग के लिए हम तैयार रहें? पाकिस्तान वो भी हमेशा ये चाहता है कि भारत में टर्बुलेंस आते रहें। कोशिश हमेशा से उसकी यही रही है। ये अलग बात है, क्रैश लैंडिंग हमेशा उसी की हो जाती है। रशिया जो भारत का मित्र रहा है, क्या अमेरिका ये जो उलझन पैदा कर रहा है तो वो दोस्ती तो हमारी नहीं टूट जाएगी? ये सारी बातें समझने इस वक्त हम एक ऐसे शख्स के घर पर पहुंचे हुए हैं जो इन सभी देशों को, इनके राजनेताओं को बखूबी जानते हैं। जंग के मैदान पर तो इस वक्त वो नहीं है, लेकिन उनकी आवाज ही काफी है दुश्मन को ललकारने के लिए। उनकी एक दहाड़ ही काफी है कि पाकिस्तान तक आवाज पहुंचे और वहां पर लोग डर कर कांपने लगे। मैं बात कर रही हूं मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब की, जिनके घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये पूरा जो गड़बड़ झाला इस वक्त मचा हुआ है जियोपॉलिटिकल, बस उसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप बोर्डिंग पास स्वीकार कीजिए। अब हवाई सफर पे हम चलते हैं और मुझे लगता है टेक ऑफ करके सबसे पहले अमेरिका चलें। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द वे टू गो, डेस्टिनेशन। तो ये सबसे पहले मुझे बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया है? देखिए, देशों के बीच जो रिश्ते होते हैं वो जियोपॉलिटिक्स पे बेस्ड होते हैं। जियोपॉलिटिक्स डिसाइड्स, हेल्प्स नेशंस टू स्ट्रैटेजाइज कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम इसके मुताबिक होगा, हमारे ये इंटरेस्ट मैच होते हैं या ये नहीं होते। सो वी चूज आवर फ्रेंड्स एंड relationships according to geopolitics. जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, he is turned it on its head. Mercantilist orientation पे वो आ गया है पूरा। One could have lived with it, ठीक है, कि हाँ भाई सब ट्रेड टैरिफ के ऊपर डिसाइड होगा, चलो we could have lived with it. ऐसा था वर्ल्ड वॉर 1 के पहले जब ग्रेट डिप्रेशन हुई थी, you see, but बात ऐसी है कि ये तो from one day to the other he changes his mind, from 1 hour to the other he's changing his mind, 1 minute to the other he's changing his mind like a kaleidoscope. जैसे गिरगिट रंग बदलता है, ये अपने रंग बदलते रहते हैं। तो हाउ कैन यू स्ट्रेटेजाइज, हाउ कैन यू डू लॉन्ग टर्म प्लानिंग? कैसे करेंगे आप? एक स्ट्रैटेजी बनाना, ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनाना, national security strategy बनाना, how can you, what rational basis do you work on with such a person? तो दुनिया को अब तकलीफ काफी हो रही है। इन्होंने आके तो ट्रेड टैरिफ की वॉर छेड़ दी है, जंग छेड़ दी, और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है अपने दोस्तों को, जैसे कि यूरोप, जैसे कि जापान, कोरिया, ताइवान, कनाडा, मेक्सिको। उनकी तो वाट लगा दी डोनाल्ड ट्रंप ने। हाँ। इसी, और अब भारत के पीछे पड़ गया भाई। हाँ। 50% टैरिफ लगा दिया है। अरे साहब, अभी तक बात हो रही थी कि हम दोनों के जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अलाइन करते हैं, वी आर बोथ सिस्टर डेमोक्रेसीज, वो तो है ही, बट हम जो है हमारे वैल्यूज कॉमन है, बट वो कभी कोई हमको मदद नहीं हुई। हमेशा इन्होंने पाकिस्तान के डिक्टेटर्स की मदद की रादर देन अ डेमोक्रेसी। बट जब से पिछले 30 साल से, जब से चीन उभरना शुरू हुआ है, तो ये जो है अमेरिका को लगा कि भाई अब चीन हमारा मेन एडवर्सरी है, मेन थ्रेट है, एनिमी है, कंपेटिटर है। तो अगर हमको चीन की पावर को बैलेंस करना है तो हमको एशिया में इंडिया की ज़रूरत है, जापान की ज़रूरत। इसके चलते फॉर द लास्ट 30 इयर्स दोनों साइड से, अमेरिकन साइड, इंडियन साइड से,
कोई 4 प्रेसिडेंट्स, बाईपार्टिजन कंसेंसस रहा है और बहुत जोर लगाया है टू बिल्ड इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। डोनाल्ड ट्रंप ने 6 महीने में क्या 7 महीने में उसके पर खच्चे उड़ा दिए हैं। और अब तो अमेरिका में निकी हेली बोल रही हैं, तुलसी गैबर्ट बोल रही है, और जो उनका रूबिन है सेनेटर वो बोल रहा है, उनका जो पुराना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हॉल्ट वो कह रहा है कि आप कर क्या रहे हो साहब। और मैं आपको हेनरी किसिंजर जो कि बड़े जियो स्ट्रेटेजिस्ट मशहूर अमेरिका के थे, मैं उनकी एक कहावत याद दिलाना चाहूँगा, एक स्टेटमेंट। He said it should be settled maxim of American foreign policy never to take on more than one major Asian power at a time। कि आधारशिला होनी चाहिए अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की कि एशिया की जो महाशक्तियां हैं, ठीक है, रूस, चाइना, इंडिया, कभी उन तीनों को कभी इकट्ठे आड़े हाथ ना ले, एक से ज्यादा को आड़े हाथ ना ले इकट्ठे, नहीं तो मुसीबत पड़ जाएगी। तीनों को ले लिया, उनने तीनों को ले लिया है साहब। वो तो पूरी दुनिया को अपने खिलाफ अलाइन करवा रहा है। जो दोस्त हैं उनकी जैसे बोला ऐसी तैसी कर दी है इसने। तो ये जा किधर रहा है, अमेरिका को किधर लेके जा रहा है? लगता है वो बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनके बुरी दशा आ गई लगती है, इनके बुरा समय आ गया लगता है कि जो ऐसे उल जलूल फालतू की छोटी छोटी चीजों पे ईगोइस्टिकल हो जाना। मोदी जी से पहले इतनी जफ्फी मार के मिलता था, आज जानी दुश्मनी मोल ले ली। और कोई देश नहीं मिला 50% टैरिफ लगाने के लिए सिवाय भारत। और हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा जाता है। हम जब जाते थे हमारे प्रधानमंत्री वॉशिंगटन, तो कहा जाता था दिस इज द डिफाइनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, कि 21वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप है अमेरिका भारत की पार्टनरशिप। और क्या हाल कर दिया है साहब। लेकिन साहब मैं कहता हूं देर आए दुरुस्त आए, और कुछ नहीं तो हमें शत्रु बोध तो हो गया। भाई अगर ऐसे दोस्त हैं, इफ यू हैव सच फ्रेंड्स हु नीड्स एनिमीज, दुश्मनों की क्या जरूरत है फिर, जब ऐसे दोस्त हों जो कि पीठ में झुरा खोपे। और ये साहब नई बात नहीं है, बाइडेन काल में शुरू हो गया था कि यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। हमारी रूस से कट्टी है, तुम भी कट्टी करो। क्या ये बच्चों का खेल है क्या? हम क्या क्लास में स्कूल में जाते बच्चे हैं कि तेरी कट्टी मेरी भी कट्टी, मैं भी कट्टी करूंगा? क्या तमाशा है? यू हैव अ प्रॉब्लम विद रशिया, यू सॉल्व इट। हमारे तो बड़े अच्छे रिश्ते हैं। दे हैव ऑलवेज स्टूड बाय अस, ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड्स। जब मुसीबत आई है ये लोग हमारे साथ रहे, तो व्हाई शुड वी डिसोन देम? आपने कहा कि अपने दोस्तों से लड़ाई शुरू ट्रंप ने कर दी है। मैं समझना ये भी चाहती हूँ उन्होंने खुद के साथ क्या किया है। क्या अपने पैर पे भी कुल्हाड़ी मार लिया है? बिल्कुल मारी। आई मीन इट गोज विदाउट सेइंग। अगर वो इस तरह की चीजें करेंगे तो मुझे तो लगता है कि अभी वहां पे जो मिड टर्म तक इनकी पॉपुलैरिटी तो ऑलरेडी 40% पे आ गई। मोदी जी की 75% पे पहुंच गई, क्योंकि उन्होंने नेशनल स्टैंड लिया, जो कि अप्रिशिएट किया पूरी दुनिया ने, कि वापस आंखें दिखा दी अमेरिका को कि भाड़ में जा, जो करना है कर ले, वी विल टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। हम तेरी धमकियों में नहीं आएंगे, वी विल नॉट एक्सेप्ट योर बुलिंग, और हम अपने फैसले खुद लेंगे। अब हम एक आज़ाद देश हैं, स्वतंत्र देश, हम कॉलोनी नहीं है, neither of the United Kingdom nor of the United States of America. We are not the 51st state of the USA. तो हम वो करेंगे जो हमारे राष्ट्र हित में। रूस से सस्ता तेल मिल रहा है, क्यों ना ले? हम क्यों तबाह करें आपकी इकोनॉमी आपको खुश करने के लिए? तुम्हारी खुशी हमको क्या मतलब, हमारी तो इकोनॉमी का तेल हो जाएगा। तो अगर सस्ता तेल दे रहा है रूस तो हम लेंगे उससे। इट इज इन आवर सूट्स आवर इंटरेस्ट। अच्छे हथियार दे रहा है तो हम लेंगे उससे, ठीक है। वो हमसे पूरे सोर्स कोड शेयर करता है, टेक्नोलॉजी शेयर करता है, अपने देश में मैन्युफैक्चर की इजाजत देता है। तो अगर उसका हमको 5th जनरेशन फाइटर लेना है, व्हाई शुड वी नॉट टेक द Su-57, जो कि एक F-35 के दाम में 3 Fu-57 आ जाए, ठीक है। और हम अपने देश में बना सकेंगे, सोर्स कोड
उसके अंदर अपने मिसाइल लगा सकेंगे, फिट कर सकेंगे, जो कि ये तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं करते। तो साहब मेरा ख्याल कोई नुकसान नहीं हुआ। कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये अच्छा है कि हमको शत्रु बोध हो गया। जो लोग मुंह पे इतने मीठे बनते थे, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करते थे, और असलियत उन्होंने अपनी दिखा दी है कि अगर एक देश चुना है 50, चीन नहीं चुना जो कि मैक्सिमम तेल खरीदता है रशिया से। खुद आप देखें आप क्या कर रहे हैं। आपने तो रूस से आप खरीदते हैं, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर, यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम, रेयर अर्थ, आपका तो खरीद वहां से बढ़ रही है। तो वो पैसा रूस की फौज के काम नहीं आता, केवल हमारा पैसा आता है। मतलब ये तो हिपोक्रेसी है ना, ये तो दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड है कि मुंह में कुछ और बगल में, क्या कहते हैं, मुंह में राम राम बगल में छुरी का सवाल हो गया ऐसा, और छुरी चला दी है इसने। बहुत सारे लोग भारत में सोच रहे थे कि धमकी दे रहा है, नहीं करेगा, ये नेगोशिएटिंग टैक्टिक, इसने तो असली में कर दिया। तो अब मेरा ख्याल हमको भी बिल्कुल गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। 3 कॉल इसके मोदी जी ने लेने से मना कर दिया, गुड। ऐसे बंदे को ऐसे ही जैसे को तैसा मिलना चाहिए। आप अच्छे से बात करो, अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से पेश आओ, अच्छे से पेश आएंगे। आप इस तरह की उल जलूल हरकतें करोगे, हमको भी पता है कैसे जवाब देना। हम चीन से दोस्ती करें, रूस से तो दोस्ती है ही, वो और गाड़ी करें। और रूस कह रहा है हम आपको 5% डिस्काउंट दें, जो माल ये नहीं खरीद रहे हम खरीदें। ये है दोस्त। हाँ। और चीन कह रहा है कि हाँ साहब हम आपको रेयर अर्थ सप्लाई करेंगे, जो हमने इसकी बंद कर रखी डोनाल्ड ट्रंप की। पर मुझे हैरानी होती है अगर आप ये कहते हैं कि चीन है हमारा दोस्त या उसकी दोस्ती कबूल है, और वो भी सर आपने तो चाइना का युद्ध झेला है, युद्ध में अपनों को खोया है, उस दर्द को जितना बेहतर आप समझ सकते हैं और चाइना को जितना बेहतर आप समझ सकते हैं, वो और कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। बिल्कुल। तो क्या सिर्फ इसलिए कि अभी हमारा फायदा है हमें चाइना के पाले में चले जाना चाहिए? देखिए, कोई ये नहीं कह रहा कि आप चीन से शादी कर लें, ठीक है। हाँ। आज का माहौल जैसा है हम वैसे उसके अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। अगर चीन अच्छे से पेश आ रहा, हम अच्छे से पेश आएंगे। देखिए, इन देशों के बीच में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। राष्ट्र हित सर्वोपरि है। और इस वक्त हमारे हित में है कि अगर ये हम क्यों आंखें दिखा रहे हैं, नुकसान करने पे हम आदा हो गए, तो हम दूसरों से दोस्ती, हम चीन से क्यों लड़े इनके लिए? यूक्रेन को इन्होंने रूस से लड़ाया, अब ये यूक्रेन को आखिरी यूक्रेनियन तक लड़ाना चाहते हैं कि जब तक मर ना जाए तुमको हम लड़ाते रहेंगे, हमारा क्या जा रहा है? हम तो फोकट में आनंद ले रहे हैं ना, हम तो तालियां बजा रहे हैं साइड लाइन से, लड़े जाओ ज़ेलेंस्की और वो बेवकूफ इंसान जिसको बोलते हैं ना नीरो। हाँ। नीरो सैंग वाइल रोम बर्न्ड। जब रोम जल रहा था तो नीरो अपनी सितार लेके अग्नि देवता, वाह वाह अग्नि देवता क्या हुआ, ये तो पागलपना है। यूक्रेन के 8 मिलियन लोग देश छोड़ के भाग गए, यूक्रेन के 2 मिलियन सिपाही मारे गए, 2 मिलियन, ठीक है, 20 लाख सिपाही डेड। और जो है यूक्रेन के कोई 2 लाख सैनिक भगौड़े हो गए, मैदान छोड़कर भाग गए, बंदे नहीं बचे। बुड्ढे टीनेजर्स को सड़कों से पकड़ पकड़ के फौज में भेज रहे हैं मरने के लिए। तो आपको अपना राष्ट्रहित नहीं सोचना चाहिए। आपने अमेरिका को, जो बाइडेन को खुश करने के लिए आप लड़ पड़े, बोले वाह वाह जी ताली बजाओ, मैं कितना अच्छा लड़ रहा हूं। पिट रहे हैं आप। जो कुछ आपसे रूस ने लेना था ले लिया है। 98% ऑफ लुहांस्क ले लिया, डोनेत्स्क 60% ले लिया था, अब 70 ले लिया है। इस महीने के आखिर तक 80% ले लेगा, साल के आखिर तक पूरा डोनेत्स्क छीन लेगा। क्रीमिया उसके पास है,
खेरसॉन और ज़ेपोरिज़िया उसके पास है, जो उसको चाहिए उसने ले लिया है। जो रूसी भाषी प्रांत थे उसने उनको पकड़ लिया है, क्योंकि आप उनको तंग कर रहे। ठीक है, हाँ। औरों के उकसावे पे। ये तो पाकिस्तान जैसी बात हुई ना, हम अपने देश को रेंट आउट कर देंगे साहब, बस मेरे को हथियार दे दो फोकट के, मुफ्ती में चाहिए सब कुछ। हाँ। और उस पे पैसे बना रहे हैं सारे करप्ट, इससे करप्ट देश नहीं दूसरा। और ये पाकिस्तान भी बिल्कुल ऐसा देश है कि मैं अपनी टेरिटरी रेंट आउट कर दूंगा, पैसे दे दो साहब। भिखमंगे की तरह कटोरा लेके घूम रहा है, साथ में मुल्ला मुनीर, और बड़ा चहेता बन गया है डोनाल्ड ट्रंप का। अभी हमारा युद्ध हुआ है और आप उससे ऐसा लव फेस्ट कर रहे हैं जैसे कि साहब मतलब देखते ही बनता है। 2 महीने में 2 बार उसको बुला दिया आपने वाशिंगटन, बुला के लंच खिलाया, और वो भी बोला कि अच्छा ये ट्रेडर है तो मैं भी ट्रेडर बन जाता हूं, कि मैं साहब आपको मैं आपको तेल दूंगा, ऑयल दूंगा, मैं आपको रेयर अर्थ दूंगा, गोल्ड दूंगा, टंगस्टन दूंगा। कहां से? बलूचिस्तान से। बलूची लड़ रहे हैं आजादी के लिए। ठीक है, और अमेरिकन कंपनी एक्सॉन मोबिल पिछले 10 साल से वहां तेल ढूंढ रही है बलूचिस्तान में। 5000 मीटर तक खोद दिया, एक बूंद तेल नहीं, और ये जाके तेल बेच आया है डोनाल्ड ट्रंप को। हाँ। इससे बड़ा अली बाबा 40 चोर आपको कहां मिलेगा? फटीचर मुल्क, 2 रोज की रोटी अपने आवाम को नहीं खिला सकते, फौज को सर पे चढ़ा के रखा है। जो खिलौने चाहिए इनको चाहिए, भाड़ में जाए पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान का आवाम। खाने को मिलता है नहीं मिलता है मेरी बला से, मेरी जूती की चोट पे जाए। मतलब ये तो दादागिरी, तानाशाही है। डेमोक्रेसी सेटल नहीं होने दी। फ्री फेयर इलेक्शन एक बार, पहली बार हुए थे 1971 में, स्टोलन। हाँ। दूसरी बार हुए अभी जब ये इमरान खान को इन्होंने हरवा दिया, स्टोलन। सेकंड इलेक्शन स्टोलन। पहली इलेक्शन स्टोलन इलेक्शन महंगी पड़ी थी, देश के 2 टुकड़े हो गए थे। ये दूसरी बार इलेक्शन स्टील की है। अब क्या 5 टुकड़े होंगे? क्योंकि मैंने आपको कई बार बोलते सुना है ये हो के पाकिस्तान के लिए। रहेंगे, और हमारी मैनिफेस्ट डेस्टिनी है कि हम करके छोड़ें। सर दर्द बन गया है ये मुल्क का, ना चैन से जिएंगे ना जीने देंगे। वी विल नॉट लिव इन पीस, वी विल नॉट लेट यू लिव इन पीस। मतलब ये एक श्राप है कि आपके नेबर हैं, तंग कर मारा है। जब से ये मुल्क पैदा हुआ है, सिवाय झगड़े, फसाद, जिहाद, फसाद, मार काट, खूना खच्चर, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं। ये जो जनरल आसिम मुनीर है, ये जिया उल हक के टाइम की भर्ती है, ये जिया भर्ती की फौज है। जिया के टाइम में भर्ती हुए थे, जबकि आपका मजहब फौज के प्रोफेशनलिज्म से कहीं ऊपर था। तो ये मुल्ला मुनीर पहला मदरासा एजुकेटेड जर्नल है पाकिस्तान की फौज। ठीक है, और इसके तो ख्वाब हैं कि मैं अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनाऊंगा। मुल्ला मुनीर फॉर प्रेसिडेंट। 16 अप्रैल को इसने अपना कैंपेन किक स्टार्ट किया था प्रेसिडेंशियल का। कैसे? जो प्रवासी पाकिस्तानी आए थे उनको इसने भाषण दिया। अब एक आर्मी चीफ का क्या काम है भाई? आप प्रवासी पाकिस्तानियों को क्यों बात कर रहे हैं? वो तो मोदी जी जब जाते हैं बाहर तो वो प्रवासी भारतीयों से मिलते हैं, बात करते हैं, ये वो। तो इसको बड़ा अच्छा लगा ये आइडिया कि मैं भी मोदी जी जैसा बनूं, मैं प्रवासी पाकिस्तानियों को बोलूंगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो। ये इकोनॉमी की सोच रहा है। अबे तेरे से लड़ाई तो हुई नहीं, ठीक है? आप जानती है मजाक, डू यू नो द ब्लडी जोक? इस आदमी ने अपने आप को रेकमेंड कराया फील्ड मार्शल के लिए। अबे तेने लड़ाई लड़ी? अगर लड़ाई लड़ी किसी ने पाकिस्तान में तो वो थी पाकिस्तान की एयरफोर्स, और पिट गई। परखच्चे उड़ा दिए उसने, हमारी एयरफोर्स ने उनके। ठीक है, परखच्चे उड़ा दिए पाकिस्तान की एयरफोर्स के, पिटवा दिया उसको। लेकिन लड़ाई तो कम से कम। अगर किसी को मार्शल बनाना था तो भाई वो जो बाबर सिद्धू है, एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू को आपने मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बना देना था, क्योंकि वो कम से कम लड़ा। तू तो मरियम बंकर में जाके छुप गया।
हीरो। हम्म। जिस दिन लड़ाई शुरू हुई उसके पहले से जाके मरियम बंकर में घुस गया कि मेरी जान बहुत कीमती, खरोच नहीं आनी चाहिए मेरी गोरी चमड़ी पे, गोरी भी नहीं है खास, हाँ। ठीक है। तो ये वहां जाके छुप गया। छुपने के लिए एक तो इसने अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया, जिसे मैं फेल्ड मार्शल कहता हूं। ये फील्ड मार्शल नहीं है, आसिम मुनीर इज अ फेल्ड मार्शल। और इसने और पता क्या करा है, इसने पाकिस्तान की सरकार की दुम मरोड़ी और बोला मेरे को हिलाले जुर्रत दो। हिलाले जुर्रत, यू अंडरस्टैंड व्हाट हिलाले जुर्रत इज? इक्विवेलेंट ऑफ महावीर चक्र। माय गॉड, क्या आप एक आर्मी चीफ को महावीर चक्र दे सकते हैं? अरे ये लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर कर्नल को मिलता है यार, फॉर फाइटिंग एट द बटालियन लेवल, जो कि असली लड़ाई होती है। अबे तू मरियम बंकर में बैठा, अपने हेडक्वार्टर में भी नहीं बैठा, मरियम बंकर में घुस के बैठा, ठीक है। इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, हाँ। वहां अपनी फैमिली को पहले भगा दिया अमेरिका, मालूम? हाँ। जानती हैं आप, अपनी फैमिली को भगा दिया। किसी आर्मी चीफ के बारे में हमने ऐसा नहीं सुना। एंड द हिलेरियस जोक, दिस मैन हैज गिवन हिमसेल्फ हिलाले जुर्रत, एन MVC, अ सर्विंग चीफ। यानी हम फौजी शर्म के मारे पानी पानी हो गए यार। हाउ कैन आर्मी चीफ डू दिस? इसकी फौज क्या सोच रही है इसके बारे में? मतलब वो उनको अजीबोगरीब नहीं लग रहा कि एक आर्मी चीफ एक मेजर साहब को तगमा देने के लगाए, उसका तगमा खुद को लगा रहा। हाँ। मैं ये आसिम मुनीर और ट्रंप को लेके मेरे दो अलग अलग सवाल है। पहले अगर मैं ट्रंप के ऊपर आऊं, क्या क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि सीज फायर मैंने दोनों देशों के बीच में करवाया, हाँ। मोदी जी ने ये एक्सेप्ट किया नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने तो पहले ही कर लिया तुरंत। इधर ट्रंप का फट से और जाके नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करा दिया। हाँ, ट्रू। हाँ। तो ये क्या ट्रंप की एक मैं कह सकती हूँ चिड़चिड़ाहट है मोदी जी के लिए? हाँ। क्या ये जलन है मोदी जी के लिए कि मैंने जो कहा तुमने रिवर्ट नहीं किया, मेरी हाँ में हाँ तुमने नहीं भरी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ? देखिए साहब, जब एक जंग होती है, हाँ। तो क्या होता है कि कम्युनिकेशन आपस में कट हो जाती है, काट दी जाती है। हम नहीं बात करते तुमसे, ठीक है। हमने अपना एम्बेसडर बुला लिया, ये सब कर लिया, डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला। तो ऐसे माहौल में एक कम्युनिकेटर ऑफ चॉइस चुना जाता है। कम्युनिकेटर ऑफ चॉइस, कि भाई हम उससे डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, तो ये उसको बता देना और जो वो कह रहा है हमको बता देना कि क्या कह रहा है। उसको बोलते हैं कम्युनिकेटर ऑफ चॉइस, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स विली निली बन गया, क्योंकि चीन तो बन नहीं सकता कम्युनिकेटर ऑफ चॉइस, हम नहीं बात करते, ठीक है। और रूस भी नहीं बनेगा क्योंकि वो हमारा दोस्त है, ठीक है। तो अमेरिका बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेटर ऑफ चॉइस बन गया। JD वांस एज इट इज यहाँ पे था, तो उसने पाकिस्तान रोता हुआ उसके पास गया कि मेरे आका मुझे बचाओ, पिट गए, मर गए, बचाओ बचाओ बचाओ, जल्दी करो, है। तो उसने फिर हमको बोलना शुरू किया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने तो नहीं बातचीत करी, लेकिन हाँ, मार्को रूबियो ने ज़रूर मैसेज भेजे थे, फ़ोन कॉल करी थी, JD वांस ने फ़ोन कॉल करी थी, वगैरह वगैरह। लेकिन साहब हमने उनको क्लियर कर दिया था कि साहब उनको बोलो हमसे DGMO हॉटलाइन चालू है। तो जब डायरेक्ट बात हो गई, 5 बजे था कि हम दोनों सीज फायर अनाउंस करें, कुछ 5:30 बजे। हाँ। 5 बजे डोनाल्ड ट्रंप साहब उचक के बोला मैंने दोनों के बीच में सुलह करा दी है, अब तो नोबेल पीस प्राइज मेरा है। अरे साहब, उसने रशिया यूक्रेन के बारे में कहा था कि जिस दिन मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा 24 घंटे के अंदर मैं सीज फायर करा दूंगा। 24 घंटे तो दरकनार 7 महीने हो गए साहब। वो लड़ाई और तेज हो गई और फियर्स हो गई। आपने कहा था कि मैं मिडिल ईस्ट में शांति लाऊंगा, और तेज हो गई लड़ाई। ईरान पे भी कूद पड़ा, आप भी कूद पड़े। तो मतलब इनकी काफी कन्नी कटी पूरी दुनिया के सामने कि मैं शांति का प्रेसिडेंट हूँ, ये है वो है, मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए। इनको सडनली लो हैंगिंग फ्रूट दिखा, ये तो मैं क्लेम कर सकता हूँ, मोदी तो मेरा दोस्त है और पाकिस्तान तो पिट रहा है, तो वो तो बड़े खुश होंगे कि अगर मैं मध्यस्थता करूँ। तो उसने जाके क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। अब देखिए साहब, पिछले कोई 60 साल से हमारी पॉलिसी है कि कश्मीर के मामले में
हम किसी की मध्यस्थता एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम भुगत चुके, बहुत बेवकूफ बनाया लोगों ने हमारा। पहले तो इंग्लैंड ने बनाया, फिर यूएन ने बनाया। लोग आके अपनी रोटियां सेकते हैं राजनीतिक। तो हमने कहा कि हम किसी की मदद, कोई जो बात है डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान के बीच होगी। अब हाउ कैन वी ओवरटर्न दिस पॉलिसी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को एकदम से ब्रेन वेव आई, हा पीस टॉक्स, और फिर हमारे पीछे पड़ गया साहब कि मैं तो दोनों की शांति सुलह करा के रखूंगा, ये तो हजारों सालों से लड़ रहे हैं। अरे साहब, हमको आजाद हुए 75 साल ठीक आप कह रहे कि साहब हजारों सालों से लड़ाई हो रही। हाँ। तो थोड़ा पढ़ तो ले, या आपका स्टाफ ब्रीफ नहीं करता इनको? अरे साहब, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंट पढ़े लिखे स्टाफ हैं, मिलिट्री स्टाफ, CIA स्टाफ, ये सब डोमेन एक्सपर्ट्स, एरिया एक्सपर्ट्स, वो सारे ब्रीफ करते हैं प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट को। ही कांट अनाप शनाप थोड़ी ना वो अर्गल शर्गल बोल सकता है। आई मीन, ही सच अ बिग मैन, ठीक बात, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और आपको समझ नहीं आ रहा कि वो बैकग्राउंड क्या है। इतना तो समझ लेते कि इन दोनों देशों के बीच कुत्ते बिल्ली का वैर है, और आप समझते हैं कि आप चुटकी मारेंगे तो हाँ पीस। क्या है, कोई दुम हिलाते अल्सेशंस हैं? हाँ मेरे आका, पीस पीस पीस। अरे कहाँ से पीस यार? अभी हमारे लोग मारे हैं पहलगाम में, 27 लोग मार डाले, 17 घायल हुए थे। ठीक है, बेकसूर लोग मारे, उनका मजहब पूछ के मारा, पत्नी के सामने पति की कत्ल किया, बेटे के सामने बाप को मारा, बेटी के सामने पिता को हत्या करी, कनपट्टी पे लगा लगा के मजहब पूछ के मारा, पतलून उतरवाई, ये किया वो किया। क्या बकवास! और आप कह रहे कि नहीं शांति कर लो। नहीं, क्या हमारे लोग फालतू हैं क्या? इंडियन ब्लड मीन्स नथिंग, इट मीन्स नथिंग टू यू, इट मीन्स अ लॉट टू अस। वी विल नॉट लेट वन इंडियन बी किल्ड, और अगर आप मारेंगे तो उसका अच्छा खासा बदला लिया जाएगा, जैसे इजराइल लेता है। 1200 मारे थे इनके 7 अक्टूबर को, दो साल पहले। हाँ। ठीक है, और अभी तक कोई 2.5 लाख से ऊपर मर चुके हैं दूसरी, हिजबुल्ला, हाउती, हमास, 2.5 लाख के ऊपर मर चुके हैं। वो तो दांत भींच के पड़ गए, टूट के। तुम जरा छू के तो देखो, इजरायली को हाथ लगाओ, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगी। दैट इज द वे टू गो। अब भारत ने भी इस नीति पे आ गया है। नहीं तो हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्म, अगर कोई एक गाल पे चांटा मारता है तो दूसरी गाल आगे करो। क्यों? मुंह नाक क्यों ना तोड़े तुम्हारा? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो। इट इज टाइम टू हिट बैक। अहिंसा परमो धर्म महाभारत से आता है ये वाक्य। अफसोस की बात यह है कि आपको केवल उसका पहला हिस्सा बताया जाता है। ये शांति पर्व का है ये श्लोक, और पता है इसका दूसरा हिस्सा क्या है बेटा? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परमो धर्म है। बेवजह किसी चींटी की भी जान मत लो, चींटी को भी मत मारो। अगर आप चल रहे हो, चींटी जा रही है तो हट के चले। ये हिंदू धर्म सिखाता है, बौद्ध धर्म, ऑल इंडियन फेथ्स टीच दिस। ठीक है, लेकिन अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म की रक्षा में हिंसा उससे भी उत्तम है। ये नहीं किसी को बताया, ये ब्लैंक आउट कर दिया गांधीगिरी गांधीगिरी। काफी हो गई गांधीगिरी साहब। इसका मतलब जितने मर्जी भारत में घुस के मारते जाओ। आपको पता है पिछले 30-40 सालों में हमारे 81,000 भारतीय शहीद हो गए हैं टेररिज्म की वजह से। 21,000 पंजाब में, 45,000 जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन ने बॉम्ब फोड़ने शुरू किए थे। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, जहां देखो बम फट रहे थे। 15,000 उसमें शहीद हो गए। स्टार्टिंग विद दी, वो ट्रेन में बॉम्ब फोड़े थे, 200 लोग मारे गए थे। 26/11 175 लोग मारे गए थे, शामिल
165 भारतीय और 10 कोई 5-10 मंदिरों में foreigner। बम फोड़े गए थे। मंदिरों में बम काशी फोड़े में, गए, हनुमान काशी जी में के बम मंदिर फोड़े, में। काशी हर जगह ये तो बम फोड़े जा रहे, हमारे लोग मार रहे, और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे, अहिंसा परमो धर्म। यू डिजर्व किया। थैंक गॉड ये सरकार आई है, इन्होंने कम से कम ठोकना तो शुरू किया है। पहले ऐसा ऐसा मारा 2 बार, सर्जिकल स्ट्राइक 2016, 2019 बालाकोट, और अब ठोक के मारा, तबीयत हरी कर दी। जब मैं हर रोज टीवी पे जाता था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, तो मेरे से पूछा, बख्शी जी अब सीज फायर हो गया है, आपका क्या कहना है? मैंने बोला, ये दिल मांगे मोर, 2-3 दिन और ठोक लेते ताकि तबीयत हरी हो जाती इनकी भी। हरियल की तरह नाचते फिर रहे कि हम जीत गए, हम जीत गए। क्लियर कर देना था ना कि कौन जीता कौन हारा। पिट गए हो बुरी तरह, छुपा रहे। नूर खान का बंकर बस्ट हो गया, ठीक है, और वहां इन्होंने डोजर चलवा दिया, वहां की लाशें भी नहीं निकाली। दो टूटी लाशें तो क्या, टूटी फूटी हड्डियां शड्डियां भी बाहर नहीं निकाली, कि दुनिया को पता चल जाएगा कि हम पिट गए। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है सर, मैं आपको बताऊं कि जो सबसे पहली गोली चली थी पहलगाम में शुभम द्विवेदी के ऊपर, उनकी वाइफ का पॉडकास्ट करने हम कानपुर गए थे जी। मैं वो बताऊंगी भी तो शायद मैं रोने लगूं। आप अगर वो पॉडकास्ट देखेंगे, एक तरफ ऐशन्या रो रही हैं, दूसरी तरफ उनका रोना देख के मुझे रोना आने लग गया। ऑपरेशन सिंदूर तब तक हुआ नहीं था, और उसके बाद भी हमने पॉलिटिशियंस का, ऑपोजिशन के कुछ लीडर्स का इंटरव्यू जब किया, तो उनका ये कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर नाम ठीक नहीं है। उनका ये कहना था कि जब सेना लड़ती है तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, इसलिए हिंदूवादी शब्दों को, सनातन के जो शब्द हैं, उसका इस्तेमाल सेना के किसी ऑपरेशन में नहीं होना चाहिए। आप ऑपरेशन पराक्रम नाम रख देते, कुछ भी रख देते, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर नहीं होना चाहिए था। और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि कश्मीर में जब उन आतंकवादियों को मारा गया तो उसका नाम भी ऑपरेशन शिव शक्ति रखा गया। महादेव, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति। तो इसमें भी उन्हें आपत्ति थी, क्योंकि आप सेना में रह चुके हैं, सेना के कल्चर को आपने देखा है। वो बेटी ऐशन्या जिसका रोना मैंने सुना था, जिसे किसी ऑपरेशन के नाम से मतलब नहीं था, वो ये चाहती थी कि मजा बस चखाया जाए, पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, करारा जवाब दिया। हाँ, तो ये जो हिंदूवादी शब्द रखे गए, उस पर आपका क्या स्टेक है? मेरी पलटन 6 बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का जंगी नारा क्या है? बोल दुर्गे माता की जय। डोगरा रेजिमेंट का नारा क्या है? ज्वाला माता की जय। सिख रेजिमेंट का जंगी नारा, युद्ध घोष, जय घोष क्या है? बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। राजपूत रेजिमेंट का क्या है? हनुमान का हूं प्यारे। अब तुमको खुश करने के लिए हम सारे नारे बदली करें? अरे भाई, जहां के लड़के आते हैं, जहां का ज्यादातर मूलतः वो लोग हैं, एक पलटन में अगर वो जो राजपूत है, जाट है, सिख है, गढ़वाली है, बोल बद्री विशाल की जय, क्या कहेंगे आप? बदली करो, तुम्हारा मुंह फिट है, कभी लड़ाई का तुमने शक्ल नहीं देखी, आसपास नहीं फटके, और फौज के पीछे हाथ धो के पड़ गए कि साहब हम सिखाएंगे फौज को कैसे लड़ा जाता है, सेकुलर वे में लड़ेंगे। व्हाट ब्लडी नॉनसेंस, एब्सोल्यूट। वो महादेव नाम रखा क्योंकि वो जो पहाड़ का नाम महादेव हिल है, वो जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर के पास, जहां पे उनको ठोक दिया, रगड़ दिया। कुत्तों की तरह भागते, कुत्ते नहीं भागते, छछूंदरों की तरह भाग रहे, ठीक है। भूखे प्यासे वहां पड़ गए, तो फिर अपना फोन कॉल किया तो क्रैक से हमने इंटरसेप्ट कर लिया और लोकेट कर लिया और मार डाले। सो गए थे कोई कमांडो, उनमें से एसएसजी के कमांडो थे ये लोग, खासकर जो उनका वो था सैफुल्ला, और उसका क्या नाम था, कोड साइन मेरे को अभी याद आ जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कमांडो था, इतनी भूख लगी थी, इतने थक के 100 किलोमीटर भाग के वहां से आए थे, पहाड़ों जंगलों के जरिए, रिज पकड़ के, ठीक है।
क्योंकि जान की पड़ी थी, जान के लाले पड़े हुए थे। मेरे इलाके में एक बार ऐसा किया था इन्होंने, वहाँ पे हिंदू मारे थे। कहाँ? किश्तवाड़ में, जब मैं वहाँ सेक्टर कमांडर था। ये कौन से साल की बात है? मैं बात कर रहा हूँ आपको सन 2001 की। अच्छा। सितंबर। हाँ। वहाँ एक गांव में गए, बस जहाँ लास्ट बस स्टॉप था वहाँ से हिंदू पकड़े, 4 घंटे नाले ऊपर ले गए, 5 को मार डाला, एक को छोड़ दिया, बोले जा बख्शी को बता दे। ठीक है। और 10 दिन के बाद दूसरे गांव में जाके टागुड़ में मारे, 8 मार दिए, औरतें बच्चे बूढ़े। ये भी हिंदू थे? ये भी हिंदू सारे। एक छोड़ दिया, जाके बख्शी को बता दे। फिर हफ्ता 10 दिन नहीं बीते थे, गुलाबगढ़ गांव में गए और वहां पे 13 मारे, सारे हिंदू, औरतें बच्चे बूढ़े, औरतें बच्चे मारे यार। तो मैं तो परेशान हो गया, मेरे पे इतना दबाव, आप समझ सकती हैं कितना दबाव। मैं सेक्टर कमांडर, दिल्ली से कॉल, वहां से कॉल, क्या हो रहा है ये मैं कहा साहब 3 पलटने थी मेरे पास, 7,500 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका कंट्रोल के लिए था। एक पलटन आपने लेके मेरे प्रोटेस्ट के बावजूद आपने सड़क पे लगा दी कि नहीं तेरा एरिया इंपॉर्टेंट नहीं, तो मेरे फिर मारकाट होगी। मेरे पास 2,000-2,500 ट्रूप्स रह गए। ठीक है। और 7,500 वर्ग किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्र। अगर मैं 1 किलोमीटर में 1 सिपाही लगाऊं तब भी 2/3 इलाका खाली होगा। तो मैं यहां जाके बचाऊं तो वहां मारेगा, वहां जाके बचाऊं तो इधर मारेगा, मेरे को तो घुमाता रहेगा मेरी गो राउंड। तो फिर मैंने फैसला किया यार बहुत हो गया। तो मैंने कहा कि साहब ठीक है, एक पलटन से एक कंपनी, दूसरी पलटन से दूसरी कंपनी, 2 कंपनी ली। साथ में मैं अपने हेडक्वार्टर के लोग लिए, 30-40 गाड़ी का कॉन्वॉय बनाई और आगे सायरन लगा के वैं 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 करता मैं गुलाबगढ़ गांव पहुंच गया। मैंने कहा करो कॉर्डन सर्च, करो इनकी नाक में दम। ठीक है। त्राहिमाम हो गया साहब उस इलाके में। और 2 दिन के बाद हाथ जोड़ के सारे सरपंच खड़पंच, जिस स्कूल के कमरे में मैं ठहरा हुआ था वहाँ पे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बख्शी जी हमने कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा मैंने कहा आपने किया? मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे नाम बताओ किसने किया, बस। ठीक है। तो आपस में कानाफूसी करी, बोलो या तो यहाँ से जाएगा नहीं, हमारी आफत कर देगा, क्योंकि कॉर्डन सर्च में काफ़ी तकलीफ होती है लोगों को, सब घर खाली करके बाहर बैठना पड़ता है, मर्द अलग, औरतें बच्चे अलग, और ये वो, और सारा घर सर्च होते हैं, सब कुछ होता है, करना पड़ता है। तो वो बोले साहब अच्छा था, फिर कानाफूसी करी, फिर मेरे पास आए सारे, कहते साहब हम में से कोई एक आपको नहीं बता रहा, हम सब बता रहे हैं कि ये था अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर, ये लश्कर तैयबा के पाकिस्तानी है, और ये जो 2 लोकल गुज्जर गाइड थे साहब ये नाम। मैंने कहा गुड, कल सुबह 8 बजे ये जो आसपास के 15 गांव हैं, मुझे वहां के सब मर्द यहाँ चाहिए, 16 से 60, 16 से 16 to 60। आई वॉन्ट यू हेयर इन दिस स्कूल का जो बड़ा हॉल है। तो आ गए अगले दिन सारे। तो मैंने पावर पॉइंट लगाया और उनको दिखाई वो लाशों की फोटो। मैंने कहा भाई ये किसकी लाश है? साहब मिराजुद्दीन था। कितनी उम्र का था? साहब 80 साल का था। ये उसकी वाइफ, ये कितने साल की थी? साहब 72 साल की थी। ये लड़का कितने साल का था? 5। ये कितने का? 8। ये बिटिया कितने साल की थी? 6। इतने ऐसे ऐसे लोग उन्होंने मारे, औरतें बच्चे। मैंने कहा देखिए साहब, कुरान शरीफ में आयात है कि जिहाद में बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए। औरतों, बच्चों, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए। मैंने कहा ये हैं कौन सारे? औरतें, बच्चे, बूढ़े ही मारे हैं ना, और कोई मारा है इसके अलावा? ठीक है। तो मैंने कहा साहब देखिए, अब इन्होंने अल्लाह ताला की हुक्म मंजूरी करी, अब ये अल्लाह ताला का खौफ देखेंगे। अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर, तुम्हें जहां भागना है सालों भाग लो। हिंदुस्तान की फौज हाथ धो के तुम्हारे पीछे, चाहे मुझे 1 हफ्ता लगे,
चाहे 1 महीना, चाहे 1 साल, जहन्नम के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा और कुत्ते की मौत जला के मारूंगा तुमको, ताकि कयामत के दिन तुम्हारी रूह खड़ी ना हो। तुमने अल्लाह ताला की हुक्म मंजूरी करी, ठीक है, भाग जहां भागना, ठीक है। और मैंने कहा, और बाकी से मैं कहूंगा कि देखो यार, लड़ाई अगर है हमारे बीच में तो है, ठीक है, लेकिन औरतें बच्चों को इससे अलग रखो, औरतें बच्चे बूढ़ों को करोगे तो मैं हाथ धो के, भाड़ में गए बाकी टेररिस्ट, मैं हाथ धो के पीछे पड़ जाऊं। तो मैं वो धमकी दे के वापस आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये काम की इंफॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचे, इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हाँ, लाइक करना मत भूलना।